स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसी पे जितनी भी जो मेडिसिन वगैरह हैं उनकी कॉस्टिंग भी डिपेंड करती हैं। जो कंपनियां डायरेक्ट अपना प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डेवलप कर पाती हैं, उनके मेडिसिन का कॉस्ट जनरली कम। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन परचेज करना पड़ता है दूसरे से, वहां पे स्टैंडर्ड वो जो टोटल कॉस्टिंग होता है उस मेडिसिन वगैरह का या उस प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहला चीज जो है कि स्टैंडर्ड होता क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप, तो बताइए। अच्छा ये बताइए, आज जो आपने मोबाइल परचेज किया, आज जो मोबाइल परचेज किया 2 या 3 साल के बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कमजोर पड़ने लगता है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, जब आपने खरीदा था उस समय वो बहुत बढ़िया मोबाइल था, मार्केट में सबसे अच्छा मोबाइल है। मान लीजिए आपने 40-50 हजार का एक अच्छा सा मोबाइल खरीद लिया। अब ये मोबाइल जो है कुछ टाइम के बाद पता चला कि ये मोबाइल आउटडेटेड हो गया है, बहुत ही इसका जो है ये जो फंक्शंस हैं वो इससे अच्छे अच्छे फंक्शंस और इससे ज्यादा कैपेबिलिटी का मोबाइल मार्केट में आ चुका है। तो हम इसका जो अपने मोबाइल का जो स्पेसिफिकेशन वगैरह जो चेक कर रहे हैं वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपैरिजन, यानी किसी स्टैंडर्ड चीज के कंपैरिजन में उस समय जो नया चीज आया है तो उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो किसी भी चीज का प्योरिटी या उसका कंपेयर करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से या इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम प्रोडक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करेंगे। ठीक है, कि इसमें कितना क्वांटिटी किस कंपोनेंट्स का होना चाहिए, किस और उसमें उसका क्या जो आपस में कॉम्बिनेशन का रेशियो कितना होना चाहिए, किस वैल्यू में वो कंबाइन होगा, कैसा ये सॉल्यूशन बनना चाहिए, ये सारा चीज हम लोग किसी ना किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के उस रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो वो चीज जो है एक स्टैंडर्ड हमको लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग मेजरमेंट भी करते हैं, कोई चीज मेजरमेंट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करते हैं कि इस स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में हम लोग जो है क्या करेंगे, मेजर करेंगे उस क्वांटिटी को, और उस क्वांटिटी को फिर एक जो आगे जो है वो ट्रेड वगैरह ये सब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री के उसमें भी जहाँ पे सॉल्यूशन या जहाँ पे दो कंपोनेंट को रिएक्ट कराकर या किसी दो एक सॉल्वेंट या सॉल्वेंट या सॉल्यूट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उन जगहों पे भी हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हिसाब से कंपेयर करके चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट एक्चुअली अप टू द मार्क है या नहीं। उसका हम लोग इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन वगैरह में या उस केमिकल को यूज करने के लिए आगे अब उसको सर्टिफिकेशन या फिर उसको अथॉरिटी के पास जा सकते हैं या नहीं। तो अथॉरिटी भी क्या करती है, उसी सॉल्यूशन के हिसाब से जो टेस्ट रिपोर्ट होता है उस टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उसको परमिशन देती है कि इसका यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो और इंडिया में क्या हो गया, तो यह रहा प्राइमरी सॉल्यूशन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि प्राइमरी सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, प्राइमरी सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो ये सारा चीज, तो सबसे पहला चीज है कि प्योरिटी, यानी वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ठीक है, तो हाईली प्योर होना चाहिए, उसका 99.9% तक प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज कि स्टेबल होना चाहिए। तो ये दोनों मेन प्रॉपर्टी है, एक स्टेबिलिटी और दूसरा प्योरिटी। स्टेबिलिटी और प्योरिटी
दोनों अगर नहीं होगा किसी भी उस सॉल्यूशन में तो हम उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। तो गुड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होने के लिए सबसे मेन जो दो प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए वो हाई लेवल ऑफ प्यूरिटी एंड लो रिएक्टिविटी, यानी हाईली स्टेबल, यानी हाई स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। बाकी जो प्रॉपर्टी है कि वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इजिली अगर अवेलेबल होगा तो उसको प्रोडक्ट बनाने में या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग या ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उसका प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव अगर होगा तो उसको क्या होगा कि जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, जो उसका उससे जो डिफरेंट प्रोडक्ट अगर बनाया जाएगा वो क्या होगा आपको कि वो सस्ता मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, चीपर होगा। तो ये सारा चीज सेकेंडरी प्रायोरिटी। सबसे पहला दो प्रायोरिटी उसका होता है कि वो प्योर होना चाहिए और लो रिएक्टिव होना चाहिए, यानी उसमें प्योरिटी 99.9% के करीब होना चाहिए और हाईली स्टेबल होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया एयर से या फिर एयर से रिएक्ट कर गया, वो रिएक्ट उसी मटेरियल से, जिस मटेरियल जहां पे उसको हमको चेक करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, या उसको किसी सॉल्यूशन को चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में प्योर है या नहीं है, तो वहां पे केवल उस मटेरियल से, उस सॉल्यूशन से वो रिएक्ट करे थे क्विकली। बाकी जो है कि अनवांटेड चीजों से जहां पे हमको उसकी आवश्यकता नहीं है या सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से वो रिएक्ट ना करे, तो इसलिए सराउंडिंग से लो रिएक्टिव होनी चाहिए और प्योरिटी उसकी अधिक से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिफाइन किया जाता है, बनाया जाता है किसी भी केमिकल्स का प्योरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। तो इसीलिए ये अब इसको बनाने के लिए हाईली इक्विप्ड लैब चाहिए, जिसमें लैब में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न फैसिलिटी हो। उसके बाद हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, जो उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाएंगे वो वर्कर्स हाईली स्किल्ड होने चाहिए उस काम को करने के लिए। और उसमें जो है जो बाकी जो सराउंडिंग्स, जो उसका जो रख रखाव होता है वो भी एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि हम उसको कहीं भी स्टोर कर दे, कहीं भी एक पार्टिकुलर उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर उसको पार्टिकुलर वैसे जगहों पे स्पेसिफाइड उस कंडीशन में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस को करते हैं तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब इतना सारा चीज अगर उसमें हाई स्किल्ड लेबर, हाईली इक्विप्ड लैब, ये सब यूटिलाइज होगा तो वहां पे ऑटोमेटिक है कि कॉस्ट उसका ज्यादा हो जाएगा। तो एमजी में उसका क्या हम लोग वो करते हैं, एमजी में वगैरह खरीद कर दूसरे, जैसे मेडिसिन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है मेडिसिन प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन सबके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। और बहुत सारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो इंडिया में अभी भी बनता नहीं। तो वो क्या होता है, वो थोड़े अमाउंट में जो कंपनी बनाती है उस कंपनी से परचेज किया जाता है और उसके बेस सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन जो होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड इतना प्योर नहीं होगा, लेकिन वो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है प्योरिटी का वो सेटिस्फाई करेगा। अगर मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको भी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं मान सकते, नहीं लेंगे। चलिए तो एक स्क्रीन रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका नोट था उसी का। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं, सो बताइए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग किस लिए बनाते हैं ये पता चला।
सर स्टैंडर्ड में आप प्राइमरी सेकेंडरी से आप घुसा दिए, कुछ ठीक से समझ में नहीं आया सर। स्टैंडर्ड में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। एक प्राइमरी है जिसमें प्योरिटी 99.9% होगा, मैक्सिमम प्योरिटी, और प्राइमरी, अब प्राइमरी सॉल्यूशन का जो होता है कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ये जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो अब जो मेडिसिन या जो प्रोडक्ट बनेगा, जो केमिकल बना रहे हैं हम, उसका कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, एक पैरासीटामोल अगर ही बना रहे हैं, उसका कॉस्ट अगर एक पैरासीटामोल का 100 रुपए की टैबलेट हो जाए, तो परचेज करने वालों के पॉकेट पे हेवी लोड पड़ेगा, प्रोडक्ट उतना बिकेगा ही नहीं। तो अब उसको कॉस्ट कैसे कम किया जाए? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। उस चीज को अब कम करने के लिए क्या किया जाता है? उस चीज को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसका प्योरिटी लेवल प्राइमरी स्टैंडर्ड से थोड़ा कम होता है। तो वो कॉस्ट को कम करने के लिए किया सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग डेवलप करते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड हम डेवलप नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्राइमरी स्टैंडर्ड किसी और से परचेज करते हैं, और उस प्राइमरी स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। दोनों स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही है। जितने भी ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डेवलप किया जाता है, वो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का प्योरिटी चेक करने के लिए बनाते हैं। उसका अब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर नहीं रखेंगे, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रखेंगे, मान लीजिए अभी मार्केट में सबसे ज्यादा मोबाइल का कैमरा 108 है, 100 कुछ ऐसे मेगापिक्सल का चल रहा है। आपके मोबाइल का कोई बोले कि हाँ ये 5 मेगापिक्सल का आपका कैमरा है, तो क्या आप इसको स्टैंडर्ड अभी के टाइम में स्टैंडर्ड मोबाइल, स्टैंडर्ड कैमरा मानेंगे मोबाइल के लिए? नहीं मानेंगे। अगर वही कंपैरेटिवली क्या होगा, 64-65 मेगापिक्सल का कैमरा है, और आप बोलेंगे कि हाँ ये काम चल जाएगा, इतना लगभग मिल जाता है, या 108 मेगापिक्सल का सुपर क्वालिटी का हो गया। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं मिनिमम, या एक जो हाईएस्ट जो वैल्यू होगा उसको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं। उसके कंपैरिजन में अब हमको कितने अमाउंट का या कितने उसका हमको सब्सटेंस मिल रहा है, तो उसका कंपैरिजन करके हम उसका वैल्यू या फिर उसका उस प्रोडक्ट का यूजेबिलिटी डिसाइड करते हैं। ये हुआ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अब दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड किसी चीज, कोई भी हम स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं? कि मतलब कोई भी सामान से जैसे दो चीज है तो उसमें एक कंपैरिजन में अच्छा हो। कंपेरी स्टैंडर्ड बनाते हैं कंपेयर करने के लिए, यस सर। यही ना? यस सर। चलिए, तो अब स्टैंडर्ड जो हो गया, यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है हमारा बिल्कुल 99.99% प्योर है, ठीक है। यानी इसका प्योरिटी जो है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस इसके इस पार्टिकुलर कंपाउंड को चेक करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, कि बिल्कुल प्योर होना चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हो गया वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अब हो सके जिसका प्योरिटी सबसे ज्यादा हो, 99.99% प्योरिटी हो, तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड में आएगा। जिसका 95 के करीब प्योरिटी हो, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आएगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसमें क्या है, उसमें 5% के करीब इम्प्योरिटी हो गया, और इसमें जो है इम्प्योरिटी का क्या है, 0.01% इम्प्योरिटी होगी। तो जिसमें 0.01% केवल इम्प्योरिटी होगा, यानी वो 99% प्योर है, तो वो कहलाएगा हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड। और जिसमें इम्प्योरिटी का मात्रा प्राइमरी से ज्यादा है, लेकिन वो भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के वो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हो गया उसके टू टाइप्स हो गए, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या है, नॉन कंसंट्रेशन का होता है। हमको इसमें जो भी मटेरियल यूटिलाइज होता है, जो भी मटेरियल है जिससे मिलकर ये सॉल्यूशन बना हुआ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसका कंसंट्रेशन हमको पता है, ठीक है। उस कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है,
जिस प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट कहने का मतलब जिस मेडिसिन के लिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि इस मेडिसिन में क्या है, हाँ भाई ये वाला मेडिसिन देना, ये वाला मेडिसिन नहीं मिलता, ठीक है, इस कंपोजिशन का कोई दूसरे कंपनी का आता है, तो उसी कंपोजिशन का हम दूसरे कंपनी का मेडिसिन लेके आ जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? यस सर। यस सर, होता है। यस सर। होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वह यस सर। जो उस चीज को, जो कंपोजिशन जो होता है, जो उसमें मिलकर जो चीज बनाया जाता है, डिफरेंट कंपोजिशन, उसका क्वांटिटी चेक करेंगे ना कि इतना परसेंट है कि नहीं, इतना परसेंट ये चीज है कि नहीं, इसमें ज्यादा है या कम तो नहीं हो गया। अगर ज्यादा या कम हो जाएगा तो उसका इफेक्ट उल्टा भी पड़ सकता है, ज्यादा होगा तो रिएक्ट भी कर सकता है, कम होगा तो असर ही नहीं करेगा, उसका कोई फायदा ही आपको नहीं दिखेगा। तो उस चीज को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बेसिस पे उसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके क्वांटिटी को या उसके क्वालिटी को चेक किया जाता है। यस सर। तो स्टैंडर्ड समझ में आया? स्टैंडर्ड समझ में आया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों बनाया जाता है, क्या इसका काम है? सर स्टैंडर्ड ठीक है, सॉल्यूशन बनाया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन का प्योरिटी को चेक कर पाए, चेक करने के लिए, ठीक है। इसका अपना प्रॉपर्टी होता है कि ये प्योर होना चाहिए और लो रिएक्टिव होना चाहिए इन्वायरमेंटल कंडीशन के, यानी ऐसा नहीं कि मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाए, जो पॉट में इसको स्टोर किए हैं उसमें से ही उसी से रिएक्ट कर जाए। ये रिएक्ट पार्टिकुलर उस सब्सटेंस से ही जल्दी करे जिसका हमको प्योरिटी चेक करना है, उस सब्सटेंस से जल्दी रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन बाकी जो है उससे रिएक्टिविटी इसकी कम होनी चाहिए। तो ऐसा सब्सटेंस बनाने के लिए, ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको हाईली स्किल्ड और हाईली मॉडर्न इक्विप्ड लैब की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण इसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाने के लिए। अब उस कॉस्ट को अगर कोई दूसरी कंपनी अगर मान लीजिए परचेज कर रही है, दूसरी कंपनी उस सॉल्यूशन को परचेज कर रही है, तो 1 mg 2 mg ही खरीदेगी तो उसका दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा, करोड़ों अरबों में उसका दाम हो जाता है, इसीलिए उसको पेटेंट कराना पड़ता है। जब वो पेटेंट हो जाता है तो उसका उस सॉल्यूशन का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन बिना उस कंपनी के तो परमिशन लिए नहीं कोई कर सकता है, तो फिर वो उससे परचेज करेगी। जब परचेज करेगी तो उसका कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बनाएगी उस प्रोडक्ट का कॉस्ट तो काफी ज्यादा हो जाएगा। अब उस कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं कि उस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम लोग एक दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, जिसमें इम्प्योरिटी जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड से बनाने के बाद थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसेप्ट। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब वही बोलेंगे, जब प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे पास है तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्यों बनाएंगे, तो कॉस्ट को कम करने के लिए, या वहां पे पर्टिकुलर उस कंडीशन में हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको कोरोना का वैक्सीन आया तो वो क्या बोला गया, इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ेगा। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है बहुत उतना कम टेम्परेचर पे मतलब स्टोर करना, तो उसको वहां तक ले जाने के लिए, यूजर तक पहुंचाने के लिए भी उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। मान लीजिए 500 में ही मिलता है वो, लेकिन उसको स्टोर करके उतना डीप फ्रीजर में स्टोर करके यूजर तक वहां पहुंचाना है, लगाने से पहले तक उसको स्टोर करके रखना है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए तो एनर्जी भी उतना कंज्यूम होगा ना, उतना इक्विपमेंट लगेगा, उतना डीप फ्रीजर वगैरह वहां तक लेके जाना पड़ेगा, उतना सारा चीज, तो इतना सारा कॉस्टिंग तो उसमें बढ़ते जाएगा। तो क्या किया जाता है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमको सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डेवलप कर लेते हैं, जो कि थोड़ा मतलब थोड़ा ही उसमें चेंजेज होगा, 2-4% उसमें इंप्यूरिटी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि 50% हो जाए, आधा अधूरा हो जाए, तो वो बिल्कुल गलत है, उसका रिएक्शन फिर उल्टा हो जाएगा। एक आध परसेंट, जैसे 95 96 इतना परसेंट इंप्यूरिटी प्यूरिटी प्योर वो भी होना चाहिए। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए कि 1 mg 2 mg हम थोड़ा सा उससे परचेज कर लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे, उस कंसंट्रेशन के बेसिस पे, नॉन कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग क्या किए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में डेवलप कर लिए। अब उस सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या करते हैं हम लोग,
अब जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसका प्योरिटी हम लोग चेक करते हैं। तो क्या होता है, एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे वो प्रोडक्ट जो होता है वो एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे जैसे ही हम उसमें डालेंगे वो आपस में रिएक्ट करेगा। वो कॉन्सेंट्रेशन अगर उसका चेंज होगा, अलग होगा, तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड बिल्कुल प्योर होता है, उसमें 99% से एबव प्योरिटी होती है, और जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड में 99% से बिलो लेकिन 95% से एबव प्योरिटी पाई जाती है। ठीक है, दोनों का, प्राइमरी स्टैंडर्ड का भी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का क्या होना चाहिए, लो रिएक्टिव होना चाहिए। यानी जिस मटेरियल को जिसका हमको प्योरिटी चेक करना है, जिस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी चीजों से इसका रिएक्टिविटी कम होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन से कम होना चाहिए। टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे मिनिमम होना चाहिए, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे राइज या टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये चीज है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बाकी जो है वो सारे चीज आपका जो नोट्स है उन चीजों में जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं AgNO3 को वो करने के, चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आपके बुक में, ये नोट्स में लिखा भी हुआ और पहले इसको बताया भी हुआ गया है। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे जो डिफरेंसेस हैं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन दोनों का लगभग वही होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड मतलब एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट में, कि कोई भी एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट किस क्वांटिटी में है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए को ही हम एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका चेक होता है आपको वो बनाने के लिए एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट में। दूसरा चीज है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किस लिए भी होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए और बहुत सारे कंपोनेंट का प्योरिटी चेक करने के लिए। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन ज्यादातर हम लोग एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट में ही करते हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेक करना हो। प्राइमरी स्टैंडर्ड से बहुत कम जगह ही कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर कॉस्टली होगा तो जो मेडिसिन वगैरह जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा कॉस्टली हो जाएगा। एक इसमें मेथड आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जो होता है इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हम चेक करने के लिए जो प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं वो कहलाता है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस जिसमें by mean of which the concentration of the solution determined, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उससे डिटरमाइन किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, जिसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं। उस रिएजेंट को सॉल्यूशन में डालते हैं, जो उसका रिएक्शन रेट होता है उस रिएक्शन रेट से हम उसके कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें दो, एक होता है एसिडिमेट्री एंड एल्केमिलीमेट्री। तो ये एसिडिमेट्री जो है, जो एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, उससे क्या करते हैं, उससे जो है एसिड का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, तो वो कहलाता है एसिडिमेट्री। और एक नॉन सॉल्यूशन यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम बेस का स्ट्रेंथ यानी एल्कली का स्ट्रेंथ जो डिटरमाइन करते हैं वो कहलाता है एल्कलीमेट्री। तो ये दोनों आपको कॉमन एक टर्म है कि एसिड का स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो डिटरमाइन करने का प्रोसेस है वो कहलाता है एसिडिमेट्री, और जो प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं बेस का स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से डिटरमाइन करने के लिए वो कहलाता है हमारा एल्कलीमेट्री। अब क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये सारा चीज डिटरमाइन होता है
उसके कंपोजिशन पे, उसके प्रॉपर्टी पे, जो सॉल्यूशन हम लोग वो ले रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा ये इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, जो इंडिकेटर्स पढ़े हैं, चेक करते हैं ना हम लोग स्ट्रेंथ, याद है? एसिड एंड बेस टेस्ट कैसे करते हैं? एसिड और बेस को कैसे पता करते हैं कि एसिड है या बेस है? अगर कोई सॉल्यूशन पीएच आपके स्केल पास से सर, दिया हुआ है, हाँ, पीएच स्केल से सर। पीएच स्केल से, ठीक है। और इंडिकेटर से सर। इंडिकेटर कौन सा है, क्या यूज करते हैं उसके लिए? कोई केमिकल भी यूटिलाइज करते हैं? केमिकल यूज करते हैं लेकिन याद नहीं। ये सामने ही लिखा हुआ है, जरा ढूंढो इसमें, नीचे वाले इस पेज में जो दिख रहा है ना, यस इसमें सर है, देखिए कहीं। मिथाइल ऑरेंज पेनोपेथलीन। हाँ, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल फथालीन, यस सर। ये दोनों इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं एसिड और बेस को टाइट्रेट करने के लिए, चेक करने के लिए कि एसिड किस स्ट्रेंथ का एसिड है और ये एसिड है या बेस है, ठीक है। और जो है टाइट्रेशन जो है, वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन जो है, करेक्ट टाइट्रेशन नहीं मिल पाता, इसलिए हम उसका टाइट्रेशन अवॉइड करते हैं जनरली। वीक जो वीक एसिड या वीक बेस होता है वो उसका टाइट्रेशन नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिड का एसिडिमेट्री या एल्कलीमेट्री जो हो प्रोसेस होता है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है आपका बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन कल हम लोग पढ़े थे, एक चीज टॉपिक था कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या था, कोई बताइए? Sir, suppression of dissociation of weak electrolyte. हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो होता है उसको सप्रेस कर देता है, रेट घट कम कर देता है या उसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ देखिए आपके ब्लड में दो चीज है, H2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है। H2CO3 एंड NaHCO3। NaHCO3 को और क्या बोलते हैं बताइए जरा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कोई स्पेशल नाम भी है? हाँ, इसको कुछ सोडा वगैरह कुछ बोलते थे ना? यस सर, शायद बेकिंग सोडा कौन सा बोलते हैं। सोडा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने का मेथड याद है किसी को? यस सर। बोलिए। अब बोलेंगे तो हम बताइए क्या क्या यूटिलाइज होता है, कैसे बनाते हैं? सर जब ब्राइन सॉल्ट ऑफ मतलब ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ साल्ट में NH3 और CO2 पास करते हैं तो बनता है। ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है? NaCl प्लस H2O। NaCl सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। प्लस H2O, ठीक है। ये हॉट रहेगा, कोल्ड रहेगा या नॉर्मल रहेगा? सर टेम्परेचर पता नहीं। कोल्ड रहेगा, कोल्ड या नॉर्मल, ठीक है। अब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे क्या चीज से? NH3 और CO2 से, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमोनिया और कार्बोनेट्स, NH3 और प्लस CO2। CO2। तो क्या क्या बनेगा इसी का? बोलो। अगर मान लीजिए इसको हम हीट कर देते, गर्म कर देते तो क्या बनता? सर गर्म कर देते तो अच्छा, हाइड्रेटेड, एक मतलब हाइड्रेटेड हो जाता है सर, अगर नहीं, हाइड्रेटेड अभी पहले ये बताइए NaCO। कि अभी क्या, अभी अभी बनेगा NaHCO3। यस सर।
प्लस NH4Cl। प्लस NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। और हीट कर देते तो ये बनेगा। Na2CO3। अगर इसमें अगर ये हीट लेते, अगर ये कोल्ड नहीं लेते, हीट लेते तो ये नहीं बनता, याद कर लीजिए। यस सर, NaCO3 बनता सिर्फ वॉशिंग सोडा। हाँ, तो ये क्या बनने, यही है हमारा क्या, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी बनाने का यही तरीका है, सिर्फ हीट बाद में हीट करते हैं NaCO3। सही है। बेकिंग आगे भी बता देते हैं, इसमें बेकिंग वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, क्या करेंगे वॉशिंग सोडा के लिए बताइए। सर हीट NaCO3 करेंगे, को हीट करेंगे। हीट करेंगे, जब हीट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, NaCO3। Na2CO3 2CO3। यस, Na2CO3 प्लस H2O यस सर। प्लस CO2, इतना कुछ बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, सर NaCO3 को हीट करेंगे तो इसको Na2CO3 बोलते हैं सोडा एस। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर करते हैं, यानी 10H2O से इसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिसॉल्व को करेंगे, 10H2O इसको देंगे, तो ये क्या बना लेगा, ये आपको बनाएगा यहां पे Na 2CO3.10H2O। 2, अरे यहाँ 3 होगा, Na2CO3 into 10H2O। 10H2O। यही है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, कितना आसान है, ब्रिम सॉल्यूशन लिए, NH CO3 NH3CO2 से बनाए, ये बन गया NaHCO3 बन गया, इसको हीट किए तो ये क्या बन गया, आपको सोडा एस बन गया, सोडा एस को फिर क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर किए, वाटर से इसको रिएक्ट करा तो ये Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा बन गया। आसान है ना। तो एक साल्ट बनाने का और रह गया है, याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस सर। तो जो जो छूटते जा रहा है वो धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट हो भी जाएगा। जो 10th वाला कुछ कुछ है वो थोड़े वगैरह है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग 10th पास करके ही आए हैं तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो इसका स्नैप ले लीजिए, इसको एक बार फिर पढ़िएगा, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट चले वहां पे जहां पे थे। यस सर। चलिए, स्नैप ले लिए जिनको लेना था। देखिए, बफर सॉल्यूशन, तो कॉमन आयन इफेक्ट में हम लोग पढ़े थे कि दो इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, स्ट्रांग होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा वीक। तो जो हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट है H2CO3, ठीक है,
और NaHCO3, ये दोनों में वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है? सर वीक H2CO3 बताइए। है। और स्ट्रॉन्ग NaHCO3। NaHCO3 होगा। ठीक है, चलो अब तुम नहीं बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन। NaHCO3 ही स्ट्रॉन्ग क्यों है, H2CO3 स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं? या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि NaHCO3 स्ट्रॉन्ग क्यों है? कोई और बताओ। ये प्रभात अब्सेंट चल रहा है बहुत दिन से, क्या बात है? देखे, विमल, धनीराम, गॉडविन, इसका, कृष्णा, मार्टिना, मृदुल। बोलिए। रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप, यस सर। बोलिए। NaHCO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हम कैसे ये आइडेंटिफाई किए हैं कि NaHCO3 ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? जवाब है इसका आपके पास या है या नहीं? नो सर। पूनम, यस सर। NaHCO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे आइडेंटिफाई किए हैं? बेसिस क्या है इसका? पता है? नो सर। चलिए, शिवेंदु, शिवेंद्र, शिवेंद्र, नेक्स्ट। चलो इसी का तुम बताओ, कल के क्लास में प्रेजेंट थी ना, कल तो बताए ही थे। सर वो completely ionized हो जाता है। कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। कंप्लीटली आयनाइज्ड, देखिए इसको आइडेंटिफाई करने का, चलिए हम बताते हैं। कंप्लीटली आयनाइज होगा तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये सही है। लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब कोई साल्ट हो या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम से कम उसमें एक आयन जो होना चाहिए वो हाई रिएक्टिव होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम है और NaHCO3 माइनस, यहाँ जो आपका ये जो है, यहाँ पे एक Na प्लस है और दूसरा HCO3 माइनस है। तो HCO3 माइनस जो है वो रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन सोडियम जो है Na जो है वो हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है। तो कम से कम एक आयन जो होता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। जब उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो एक्चुअली वो क्या है कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो है इजिली, आसानी से 100% आयोनाइज हो जाएगा। इसीलिए NaHCO3 जो है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा NaHCO3 और H2CO3 जब ब्रेक होगा, जब डिसॉल्व होगा,
जो हमारे ब्लड में जो डिजोल्व कंडीशन में ही रहता है, तो ये आयनाइज होता है तो यहाँ पे होता है Na+NHCO3-, और H2CO3 जो टूटेगा वो टूटेगा वीक है, तो इसमें एक भी होता है, कभी कभी दो भी हो जाता है, तो H+NHCO3- में टूटेगा। तो HCO3 जो है वो ऊपर वाले में भी है, H2CO3 में भी है और NaHCO3 में भी है, दोनों में कॉमन आयन है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए H2CO3, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये दोनों तरफ रिएक्शन होगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों होगा। तो यहाँ पे ये टूट रहा है मान लीजिए H+ में एंड HCO3 में, माइनस। हमारे पास है दूसरा Na+ NaHCO3, ये ब्रेक हो रहा है किसमें, स्ट्रॉन्ग है, तो ये कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही केवल होगा, Na+ प्लस HCO3, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन आयन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन आयन हो गया, तो ये डिसोसिएशन H2CO3 का जो डिसोसिएशन हो रहा है, इसको ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण डिप्रेस कर देगा, कम कर देगा, यानी इसका डिसोसिएशन रेट जो होगा अल्फा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, क्योंकि ये जब आयन HCO3 आयन बढ़ जाएगा तो HCO3 और प्लस HCO3 माइनस प्लस H+ आयन जो है कंबाइन कर जाएंगे, और इस तरीके से ये जो है इक्विलिब्रियम जो है इसका जो संतुलन का अवस्था है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और फिर यही चीज आपका H2CO3 बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हो जाए, खत्म ही हो जाएगा, सारा का सारा HCO3 H+ से आयन करके ही बन जाए। सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो H+ का है बिल्कुल कम कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है। ये कंप्लीटली आयोनाइज जब हो जा रहा है तो ये क्या करेगा कि अमाउंट जो है HCO3 का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो H+ आयन का कंसंट्रेशन ऐसे भी कम है, तो ये क्या करेगा, ये इसको जल्दी से ट्रैप करके इसे रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करेगा तो ये फिर यहाँ से ये बन जाएगा। तो टोटल जब डिसोसिएशन रेट देखेंगे तो H2CO3 का जो है क्वांटिटी जो पहले होना चाहिए था, H2CO3 का अगर केवल H2CO3 का डिसोसिएशन निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो H+ और HCO3- आयन में जितना टूटना चाहिए था उसके रेस्पेक्ट में जब NaHCO3 का सॉल्यूशन में आएगा तो H2CO3 का कंसंट्रेशन उसके बाद इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये चालू हो जाएगा वहां। समझे, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ही जो है बफर सॉल्यूशन भी एक तरह से डेवलप होता है। उसके पीछे यही रीजन है कि वहां से डिसोसिएशन रेट जो है वो घटा देता है, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत एसिड और बेस अगर यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका जो नेचर है वो नेचर चेंज नहीं होता है उसके कारण, यानी उस एसिडिक या बेसिक चेंज को रेजिस्ट करता है, उसको बदलने में, उसको चेंज होने में वो क्या करता है,
प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, दिखाता है। समझे? तो हमको ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक सामान खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बोलो। सर थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा एसिडिक खाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। हम लोग होता है ना विनेगर, वो जो चाउमीन वगैरह में होता है, खूब डाल डाल के खाते हैं। विनेगर एसिड है ना? यस सर। यस सर। लोग टेस्ट के लिए बहुत, जितना ज्यादा चटपटा हो उतना ज्यादा विनेगर अच्छे से डालो, सारा चीज अच्छे से डालो, पूरा चटपटा होना चाहिए तब खाएंगे। तो जितना हम लोग ऐसे करके खाते हैं उतना हमारे लिए नुकसानदायक भी है वो। तो जो ज्यादा खाते हैं चाउमीन वगैरह फास्ट फूड आइटम, वो लोग कम कर लो, स्वास्थ्य थोड़ा सही रहेगा। ठीक है? यस सर। जैसे जैसे होता है कि प्रोटीन ही होता है, फैट होता है हमारे शरीर में, तो इन सारों को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एंजाइम वगैरह हमारे शरीर में पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये सारे किसको करते हैं? नेचुरल को करते हैं। हम लोग जो आर्टिफिशियल तरीके से जो फैट या ये चीज प्रोटीन वगैरह जो बनाकर कंज्यूम करते हैं, उस चीज को तोड़ने का, उस चीज को ब्रेक करने का हमारे पास एंजाइम नहीं होता है। तो जिसके कारण अगर किसी भी, समझिए कि बॉडी क्या है, बॉडी जो है एक मशीन की तौर पे, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की तौर पे है, जिसमें हम इनपुट देते हैं फूड के माध्यम से, जो कि एनर्जी ऑब्जर्व करता है, और जितना भी रेसिडुअल मटेरियल रह गया उसको क्या, जो जिसको आप हम एक तरह से बोल सकते हैं कचरा, वो कचरा बाहर निकलना चाहिए शरीर से। तो इस तरीके से अगर जो चीज रुक जाएगा, जो भी केमिकल्स युक्त अगर हम केमिकल से बना हुआ सब्सटेंस अगर कंज्यूम करेंगे और उस केमिकल को न्यूट्रलाइज करने वाला हमारे शरीर में कंपाउंड नहीं है, वो केमिकल दूसरा नहीं है, तो वो केमिकल हमको हार्म पहुंचाएगा और वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसीलिए हम लोग को इन सब चीजों को अपने मतलब डाइटिंग में, रेगुलर एक्टिविटी में भी इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं, मैथ अगर पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों का, बायोलॉजी अगर पढ़े हैं, तो इन सब चीजों का हम लोग को यूटिलाइज भी करने आना चाहिए कि हम कैसे उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब केवल एग्जाम के पर्पज से नहीं, सीखने के पर्पज से भी उसको पढ़ना होता है। ठीक है? तो बफर सॉल्यूशन क्या है? वैसा सॉल्यूशन जो कि जिसका पीएच वैल्यू जो रेजिस्ट करे, यानी वो हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस अगर ऐड करते हैं तो उसका पीएच वैल्यू चेंज नहीं हो, वो अपने पीएच वैल्यू को जो चेंज करने से पहले है वो बरकरार रखे, उसको वो रखे। जैसे एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, जिसमें क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से क्या हो, कम हो, और वो उसमें अगर हम कोई भी एसिड या बेस अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका पीएच वैल्यू चेंज नहीं हो। पहले का जो पीएच वैल्यू था एसिड और बेस ऐड करने से पहले, वही पीएच वैल्यू उसका क्या रहे, मेंटेन रहे। तो बोरिक या बोरेक्स जो है एक वैसा एसिडिक बफर है। वैसे ही बेसिक बफर में क्या होता है, NH4OH और NH4Cl, जो कि हमारा एक आपको ये कॉमन आयन इफेक्ट में भी हम NH4OH और NH4Cl का देखे थे कल, कि उसमें कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, NH4OH का जो आपका डिसोसिएशन जो है उस रेट को कम कर देता है NH4Cl के आने के कारण। वैसे ही CH3COOH और CH3COONA, तो CH3COONA जो है वहां पे Na जो आया एक, वो क्या आया, Na जो आपका आया वहां पे एक Na जो ऐड हो गया उसके साथ, वो उसको बना दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
और दूसरा CH3COOH जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। तो इन दोनों इनके कारण क्या होगा कि वहां पे CH3COOH का जो किसके कारण, आयन इफेक्ट, कॉमन साइन इफेक्ट के कारण ही ये जो है उसी बेसिस पे आवाज नहीं आ रही। बफर सॉल्यूशन भी वर्क करता है। बोलिए। सर आवाज नहीं आ रहा था, बीच में रुक गया था। बीच अभी देखिए, बफर अभी आ रहा है सॉल्यूशन सर। 2 टाइप का होता है। बफर सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। वैसा और बफर सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसका हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर उसमें डिसॉल्व करें, उसमें रखें या डालें, तो क्या करें, उसका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो एसिडिक बफर कौन सा होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो, और बेसिक बफर क्या होगा, जिसका वैसा बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो। ज्यादा। तो ये जो आपका जो बोरेक्स और बोरिक एसिड का जो एसिडिक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक बफर होगा। NH4 अमोनिया ऑक्साइड क्लोराइड का जो आपका बफर सॉल्यूशन होगा वो क्या है, वो बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। तो ब्लड वाला कौन सा बफर सॉल्यूशन होगा, H2CO3 and NaHCO3, ये कौन सा होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा? एसिडिक सर। क्यों? एसिडिक क्यों होगा? ब्लड का पीएच स्केल कितना होता है, या बॉडी का पीएच स्केल कितना होता है? 7 से 7.8 के करीब में, बीच में। यस सर। तो ये लगभग लगभग न्यूट्रल के करीब आता है, तो बेसिक ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम रह गया है, या इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई वो चीज है, तो आप उसको जो है व्हाट्सएप पे जो टॉपिक दिक्कत होगा वो मैसेज कर दीजिएगा, वो ले लेंगे। नहीं तो एक नेक्स्ट क्लास में एक अपने लोग में से आया था बोर्स मॉडल बताने के लिए, तो बोर्स मॉडल एक बार एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट मेटलर्जी यानी मेटल और नॉन मेटल फिर शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतने ही से आएगा, इसी चैप्टर से। ठीक है, तो यस चलिए आज का यस सर। क्लास यहीं पे यस कंप्लीट सर, करते हैं। थैंक यू सर।